हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंजलि और हमारा आज का टॉपिक है अ ग्रोइंग मिडिल क्लास इन विसेस एंड इनटू प्रिविलेजेस। आज के हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे मिडिल क्लास के बारे में। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अभी तक हमने जो पढ़ा मैं उससे आपके लिए रिकॉल कर देती हूँ। हमने पढ़ा कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब होता है, तो 14 जुलाई 1789 यानी 1789 में होता है। पेरिस के शहर में होता है। उस समय वहाँ के राजा लुई 16 रहते हैं। वे बर्बन फैमिली से बिलोंग करते हैं। वो 20 साल की उम्र में राजा बनते हैं। 1774 में राजगद्दी पर बैठते हैं। जब वे राजगद्दी पर बैठते हैं तो वे देखते हैं कि उनका जो शाही खजाना है वो खजाना खाली है। उस समय की सोसाइटी फ्यूडल सोसाइटी रहती है, 3 पार्ट में डिवाइड रहती है। अपर 2 क्लासेस जो रहते हैं वे अमीर लोग रहते हैं। उन्हें कुछ कुछ प्रिविलेजेस प्रोवाइड था बाय बर्थ। उन्हें टैक्स भी नहीं पे करना रहता था। और जो 3rd क्लास पीपल होती है उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा रहती है। वे गरीब पीपल रहते हैं, उन्हें टैक्स अकेले पे करना रहता है और वे अपनी सर्विस प्रोवाइड करते थे अपर 2 क्लासेस को। होता है क्या है कि वहाँ की पॉपुलेशन जो है राइज करता है। अब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है वैसे फूड ग्रेन्स की डिमांड भी बढ़ती है। अब फूड ग्रेन्स का डिमांड बढ़ता है मगर उसका प्रोडक्शन अच्छा नहीं रहता है। प्रोडक्शन अच्छा क्यों नहीं रहता है? क्योंकि वहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशन जो थे उस समय की अच्छी नहीं थी। कहीं सूखा, कहीं ओले पड़ रहे थे, जिसके कारण प्रोडक्शन नहीं अच्छा हो पाता है। प्रोडक्शन जब अच्छा नहीं होता है तो जो सप्लाई ऑफ गुड्स रहते हैं, सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन्स, वो भी अच्छे नहीं रहते। तो हमारी सप्लाई उतनी नहीं रहती है कि जितनी हमारी डिमांड की पूर्ति कर सके। जिसके कारण क्या होता है, प्राइस ऑफ द फूड ग्रेन्स बढ़ जाता है। बढ़ने के कारण महंगाई बढ़ जाती है। एक और महंगाई बढ़ती है, दूसरी ओर वेजेस सिस्टम जो था वो फिक्स्ड रहता है। लेबर के वेजेस में कोई चेंजमेंट नहीं आता है, जिसके कारण वहाँ के लोगों को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है अपने सर्वाइवल के लिए। और ये सब सिचुएशन एक सब्सिस्टेंस क्राइसिस को जन्म देती है। सब्सिस्टेंस क्राइसिस एक ऐसा सिचुएशन होता है जहाँ बेसिक नीड्स फॉर ह्यूमन सर्वाइवल के लिए डेंजर हो। चलिए हम स्टार्ट करते हैं मिडिल क्लास। मिडिल क्लास का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है। आइए इस वीडियो में हम इसके डेप्थ में पढ़ते हैं। मिडिल क्लास के पीपल कौन थे? बिलोंग्स टू 3rd क्लास एंड बिकेम प्रॉस्पेरस। मिडिल क्लास लोग कोई अलग से नहीं थे, वे 3rd क्लास के कुछ लोग थे। दे बिकेम प्रॉस्पेरस, दे वर एजुकेटेड। वो प्रॉस्पेरस कैसे होते हैं, एजुकेटेड कैसे होते हैं? क्योंकि 3rd क्लास के पीपल में तो मोस्टली गरीब पीपल रहते हैं जिनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता था अपने सर्वाइवल के लिए। उस समय होता क्या है, यूरोपियन कंट्रीज में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन चलता है। इंडस्ट्री बहुत इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश्ड होती है, मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होता है। लोग ओवरसीज ट्रेड स्टार्ट करते हैं। समुद्र के रास्ते से दूसरे दूसरे जगह जाते थे, वहाँ ट्रेड करते थे, जिसके कारण उन लोगों के पास अर्निंग आती थी। अब ये लोग कौन थे जो ट्रेड करते थे? तो इनमें मोस्टली कह सकते हैं कि 3rd क्लास में, चाहे मिडिल क्लास में, मर्चेंट, बिजनेसमैन, ट्रेडर्स, ये लोग आते थे। अब इन लोगों ने ट्रेड किया, इन लोगों के पास अर्निंग आई। जब इन लोगों के पास पैसा आया तो इन लोगों ने पढ़ाई की। पढ़ाई करने के बाद जब भी एब्सोल्युटली ऐसा होता क्या है कि जब आप पढ़ाई कर लेते हैं, किसी भी व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति होती है, जब हमें ज्ञान अर्जित कर लेते हैं तो हमारे सोचने का तरीका, देखने का नज़रिया बदल जाता है। तो जब जब ये लोग पढ़ लिख लिए तब इन्हें एहसास हुआ कि उस समय की वहाँ की सोसाइटी जो है, फ्रांस की उस समय की सोसाइटी है, वो सोसाइटी अच्छी नहीं थी। सोसाइटी में इक्वालिटी नहीं है। अमीर और अमीर थे और गरीब बहुत ज़्यादा गरीब थे। तो उन लोगों ने अपनी आवाज़ उठाई किसके खिलाफ? तो बिलीव नो ग्रुप शुड एंजॉय प्रिविलेजेस बाय बर्थ। जो अपर 2 क्लासेस पीपल को, फर्स्ट और सेकंड क्लास पीपल को जो बर्थ से ही, जन्म से ही कुछ प्रिविलेजेस प्रोवाइड थे ना, इनके खिलाफ उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई। उन्होंने कहा कि वे भी व्यक्ति है, वे भी इंसान है, हम भी इंसान है। हम दोनों में इतनी सिमिलैरिटी है, वे भी खाते हैं, हम भी खाते हैं, वो भी चलते हैं, हम भी चलते हैं। तो हमारे में सिमिलैरिटी है, तो फिर ये इतना ज़्यादा डिफरेंस क्यों? ये भेदभाव क्यों है? उन लोगों को जन्म से ही अधिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं और हम लोगों को क्यों नहीं? अकेले हम लोग को टैक्स क्यों पे करें? उन लोगों को टैक्स क्यों नहीं पे करना है? इनके खिलाफ उन लोगों ने आवाज़ उठाई। ऑन बीइंग यूनाइटेड दे डिमांडेड अ सोसाइटी बेस्ड ऑन फ्रीडम एंड इक्वालिटी। अब उन लोग ज्ञान की प्राप्ति होती तो एक ऐसे समाज की मांग करते हैं ना, एक ऐसे समाज की ख्वाहिश रखते हैं जहाँ हर एक को इक्वल ट्रीट किया जा सके, हर एक व्यक्ति को अपना जीवन जीने का स्वतंत्रता मिले, वो अपना लाइफ अपने अकॉर्डिंग जी सके, हर इक्वालिटी हो, इक्वल लॉ हो, इक्वल अपॉर्चुनिटी हो, सबके लिए, हर प्रत्येक व्यक्ति के लिए सेम कानून हो, इक्वल लॉज हो। ठीक है, दे वर इंस्पायर्ड बाय फिलोसफर्स। आफ्टर ऑल कहीं से तो आपको ये थॉट आया होगा ना कि हाँ, हमें इक्वालिटी चाहिए, एक फ्रीडम चाहिए,
तो ये वे लोग कहाँ ये सब था, ये थॉट कहाँ से आए थे? तो दे वर इंस्पायर्ड ऑफ फिलोसोफर्स। कुछ कुछ फिलोसोफर्स से जो थे वे लोग इंस्पायर्ड थे। फिलोसोफर्स कौन होते हैं? कह सकते हैं वैसे पढ़े लिखे लोग जिनका हर एक चीज को देखने का नजरिया अलग था। ठीक है, आइए देखते हैं कि फिलोसोफर्स कौन कौन से थे और उन्होंने क्या क्या अपने आइडियाज दिए थे। पहला है जॉन लॉक। जॉन लॉक कौन थे? वो फिलोसोफर थे। उन्होंने द टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट नामक बुक लिखी थी। अब उस बुक में उन्होंने क्या लिखा था, उस बुक के थ्रू क्या मैसेज देना चाहते थे? रिजेक्ट और रिफ्यूट द डॉक्ट्रिन ऑफ द डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ द मोनार्क। डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन क्या था? आइए पहले पढ़ते हैं। King derived their authority from God and could not therefore be held accountable for their actions by any earthly authority such as a parliament. डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन के अकॉर्डिंग राजा को भगवान ने भेजा है, वो भगवान का रिप्रेजेंटेटिव या दूत है, ऐसा माना जाता था। लोग जो थे वहाँ की प्रजा को राजा के प्रत्येक बातों को मानना होगा। वहाँ की प्रजा जो है राजा के खिलाफ नहीं जा सकती थी। राजा के द्वारा लिए गए किसी भी निर्णय के पर कोई सवाल नहीं उठा सकता था। डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन ये कहता था कि राजा जो है भगवान है, उसके द्वारा लिए गए निर्णय पे कोई सवाल नहीं उठा सकता। वो जो बोला वो सही है, उसका हर एक को उसी का बात मानना होगा। ठीक है, ये डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन कहता है। तो जो जॉन लॉक थे उन्होंने इसका अपोज किया था, उन्होंने उसे रिजेक्ट किया था, उसे नकारा था, उसे स्वीकार नहीं किया था। उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे ये स्वीकार नहीं है कि राजा को हम भगवान का दर्जा दे दे, भगवान का दूत माने और उसके सारी कई बातों को हम माने और उसके खिलाफ आवाज नहीं उठा सके। आफ्टर ऑल राजा भी है, एक इंसान है। होता क्या है ना कि जब आप किसी व्यक्ति को हद से ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लगते हो ना, तो उस व्यक्ति के साथ क्या होता है कि वो व्यक्ति करप्ट हो जाता है। ऐसा होता है कि वो व्यक्ति करप्ट हो जाता है। कभी कभी हो सकता है कि वो डिसीजन जो है ऐसा डिसीजन ले ले जो आपके फेवरेबल में नहीं हो, आपके हित में नहीं हो। तो उन्होंने कहा, जॉन लॉक ने कहा कि डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन जो है ये सही नहीं है, वो उन्हें माने नहीं है। अब दूसरे आते हैं जीन जैक रसो। ये कौन थे? ये भी फिलोसोफर थे। इन्होंने द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक बुक लिखी थी। उस बुक में क्या आइडिया दे रहे थे? He believed that society and government created a social contract when their goals were freedom and the benefit of the public. होता क्या था ना कि हम आगे पढ़ेंगे कि उस समय वहाँ के पीपल्स को इक्वल वोटिंग राइट नहीं दिए जाते थे। तो जॉन जैक रसो जो थे वे इक्वल वोटिंग राइट की डिमांड करते हैं। कहते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होना चाहिए, डेमोक्रेसी होना चाहिए, वहाँ की सोसाइटी में डेमोक्रेसी होना चाहिए। लोगों को ये हक होना चाहिए कि वे अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद सेलेक्ट कर सके, उन्हें इक्वल वोटिंग राइट्स होने चाहिए। ठीक है, तीसरे हैं मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू भी है जो एक फिलोसोफर है। उन्होंने द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक बुक लिखी है। उस बुक में वो ये आइडिया देते हैं, उस बुक में क्या कहते हैं, उस बुक के माध्यम से वो ये कहना चाहते थे कि डिवीजन ऑफ पावर विद इन द गवर्नमेंट बिटवीन द लेजिस्लेटिव, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशियरी। मॉन्टेस्क्यू के अनुसार वे चाहते थे ना कि जो पावर है, पावर का डिवीजन हो जाए, किसमें? लेजिस्लेटिव में, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशियरी में। देखिए, डिवाइन जो डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन था वो पावर को ना सेंट्रलाइज कर देता है, केंद्रित कर देता है किसके तक? तो सिर्फ राजा तक। और ये मॉन्टेस्क्यू ने स्पिरिट ऑफ द लॉ में बोला था कि नहीं, पावर का केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, पावर जो है सेंट्रलाइज नहीं होना चाहिए, पावर डिसेंट्रलाइज होना चाहिए। वो चाहते थे कि पावर जो है छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो, पावर का डिवीजन होना चाहिए। किस बीच में डिवीजन होना चाहिए? तो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और द जुडिशरी। लेजिस्लेटिव क्या है? तो लेजिस्लेटिव लॉ फ्रेमिंग बॉडी होती है। लेजिस्लेटिव का मतलब वैसा बॉडी जिसका काम लॉज बनाना है, वहाँ के सिचुएशन के अकॉर्डिंग, वहाँ की सोसाइटी के अकॉर्डिंग, नीड्स के अकॉर्डिंग फेवरेबल लॉज बनाना, ये लेजिस्लेटिव का काम रहता था। एग्जीक्यूटिव का काम रहता था जो लेजिस्लेटिव द्वारा बनाए गए लॉ को देखना, ही अच्छे से एग्जीक्यूट करना, लागू करना। लेजिस्लेटिव बॉडी ने जिस लॉ को बनाया है उसको एग्जीक्यूट, लागू करने का काम एग्जीक्यूटिव का रहता था।
और जुडिशरी, तीसरा आ जाता है जुडिशरी। जुडिशरी का क्या काम रहता है? तो जुडिशरी का ये काम रहता है, वो ये देखता है कि लॉ का पालन, जो मेरा लॉ बनाया गया है उस लॉ का पालन अच्छे से हो रहा है या नहीं, ये जुडिशरी का काम था। तो मॉन्टेस्क्यू ने आइडिया दिया था, उनका ये थॉट था कि पावर का सेंट्रलाइजेशन नहीं होना चाहिए, पावर का डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। दिस वॉज अडॉप्टेड बाई यूएसए आफ्टर 13 कॉलोनीज इंडिपेंडेंस। देखिए, हमने पढ़ा था कि फ्रांस जो है अमेरिका की हेल्प करती है ब्रिटेन से इंडिपेंडेंस लेने में, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में। हेल्प के कारण क्या होता है कि अमेरिका इंडिपेंडेंट हो जाता है, और जब अमेरिका इंडिपेंडेंट हो जाता है तो उसके बाद ना ये मॉन्टेस्क्यू को ये जो आइडिया था डिवीजन ऑफ पावर, इसको अडॉप्ट करता है। वे पावर को डिवाइड कर देता है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशियरी में। Ideas of these philosophers were discussed at various public places, spread among peoples through books and newspapers. अब देखिए, इन सारे फिलोसफर्स के जो थे आइडियाज थे, वे वहाँ की प्रजा में फैलती है, वहाँ की आम जनता के बीच, लोगों के बीच फैलती है। कैसे फैलती है? तो न्यूज़पेपर्स, बुक्स, इन सभी के थ्रू फैलती है। और इन सब के आइडियाज जो थे, कहीं कहीं पीपल्स का गैदरिंग जो होता है, छोटा छोटा कह सकते हैं कि नॉर्मल, कहीं कोई दुकान हो गया, चाय का स्टॉल हो गया, चाहे कोई सैलून है, तो वहाँ जो जहाँ भी लोग का गैदरिंग होता था, वहाँ पे किसी भी टॉपिक पे चर्चा होती थी, तो वो टॉपिक यही था। इन्हीं सारे फिलोसफर्स के जो आइडियाज थे, इन सब आइडियाज पे टॉपिक बातें होती थी, जिसके कारण ये सारा आइडिया जो है वहाँ की आम जनता में फैल जाती है। एक तरफ हम देखते हैं कि हमारा मिडिल क्लास राइज होता है, यहाँ पे देवर इंस्पायर्ड बाय फिलोसफर्स, बहुत सारे फिलोसफर्स आते हैं, वे लोग अपने अपना थॉट, अपना अपना आइडिया देते हैं इनकी कैसा सोसाइटी होना चाहिए, सोसाइटी में क्या सही है क्या गलत हो रहा है, वे अपने आइडियाज रखते हैं। और दूसरी ओर जो है वहाँ के जो राजा रहते हैं, किंग लुइस 16 प्लान टू इंक्रीज द रेट ऑफ टैक्सेस। याद कीजिए, हम लोग ने रीजन फॉर इम्पटी ट्रेजरी में पढ़ा था कि शाही खजाना खाली हो जाता है, जिसके कारण जो राजा रहते हैं वो प्लान करते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि वो टैक्स को बढ़ा देंगे ताकि हमारे सोर्सेज ऑफ इनकम बढ़ सके, जिसके कारण ट्रेजरी में जो है राजशाही खजाने में कुछ इनकम आ सके। तो वही राजा एक तरफ ये डिसाइड करते हैं कि वो टैक्सेस को बढ़ा देंगे। हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रोल ऑफ फिलोसफर्स के क्या रोल थे वहाँ की सोसाइटी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछता है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है इससे। हाँ, कि वहाँ के फिलोसफर्स कौन कौन से फिलोसफर थे, उन्होंने कौन सा बुक लिखा और उनका क्या क्या आइडिया था, ये सारा इंपॉर्टेंट है, तो इसे अच्छे से पढ़िएगा। हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे कि राजा ने जो टैक्स को बढ़ाने का प्लान किया है उससे सोसाइटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है और कैसे इस रिवॉल्यूशन की शुरुआत होती है। हमारे इस चैप्टर के नोट्स का PDF आप सभी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप एक बार उसे भी जरूर पढ़िएगा।